हेलो टू ऑल। मेरा नाम है अतुल यादव और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक दूसरा मॉक टेस्ट पेपर। ऑलरेडी हम एक मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं जो कि एसएससी में ही आया गया था, पिछले साल पूछा गया था 2021 सीजीएल में। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक मॉक टेस्ट पेपर है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब टफ से टफ पेपर कैसा एसएससी बना सकती है, ये सोचकर इन क्वेश्चंस को रखा गया है। प्रयास करेंगे इनको कम से कम समय में किस तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ताकि एग्जाम टाइम में इतना प्रेशर और कम समय के अंदर हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। एक चीज आप ध्यान रखिए, सबके सबकी आर्ट ऑफ स्किपिंग सबसे जरूरी है। यानी आपको क्वेश्चन स्किप करना सबसे जरूरी है, आना ही चाहिए। आर्ट ऑफ स्किपिंग सबसे जरूरी है हमारे पास। जब एक क्वेश्चन देख लिया आपने कि हाँ भी ये क्वेश्चन जो है वो बहुत लंबा जा रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में ही उसको 30 सेकेंड 1 मिनट लग जाएगा, आपका पहला काम क्या होना चाहिए? नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना चाहिए, सेव एंड नेक्स्ट। भाई आप उसको टैग कर लीजिए, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, यानी अभी नहीं पढ़ना फिलहाल। एक जो गो थ्रू होगा ना, भाई एक जो आपका गो थ्रू होने वाला है वो आपका क्लियर क्लियर होना चाहिए। उसमें आपको किसी प्रकार का ये नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे ये क्वेश्चन दोबारा से पढ़ना है या क्या करना है। वो पूरा का पूरा आपको स्किप करते हुए चलना है। जिन पे आप 100% श्योर हैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो पहला तो प्रयास यही रहेगा कि स्किपिंग करना सीख जाएं। क्वेश्चन ऐसे लगेंगे, एसएससी लालच देता है बच्चों को, जिनको मैथ्स आता है थोड़ा बहुत उनके लिए लालच भरे हुए क्वेश्चन डालता है कि हाँ भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप कर ही सकते हो, बिल्कुल कर दोगे, अभी की अभी कर दोगे। और जैसे ही उस क्वेश्चन को आप सोल्व करना शुरू करते हैं, एक ऐसी जगह पे आके फंस जाते हो कि उसके बाद क्वेश्चन आगे नहीं चलता, और आप उसी क्वेश्चन में कम से कम 1 से 2 मिनट जाया करेंगे। यही एसएससी चाहता है। एसएससी का जो एम है वो सक्सेस हो जाता है और आपका जो एम है वो फेलियर की तरफ चला जाता है। एसएससी आपको उलझाना चाहती है कुछ ऐसे क्वेश्चंस में। आपको पूरे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा किसी ने नहीं कहा आपको कि आपको 50/50 लेके आएंगे तभी आप मेंस दे पाएंगे। फिलहाल हमें अपना बेस्ट देना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिख रहा है कि भाई जिसमें टाइम लगने वाला है, उस क्वेश्चन को आप तुरंत स्किप करें, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे चलें। पहला प्रयास यही रहना चाहिए आप सभी का। तो हम भी कोशिश करेंगे कि ये स्किपिंग वाली आर्ट भी सीखे। कुछ क्वेश्चंस मैंने लेंदी भी डाले हैं, इसी वजह से डाले ताकि आपके एग्जाम में जब आएंगे तो आपको वहां पे आर्यभट्ट नहीं बनना है, वहां पे आपको रामानुजन नहीं बनना है, आपको वहां पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बस ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसी के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या मैन एंड अ वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 72 डेज, यानी 72 दिनों में एक पुरुष और एक महिला जो है मिलकर उस किसी कार्य को कर देते हैं। द रेशियो ऑफ देयर वर्किंग एफिशिएंसी इज 4:3, और उनके काम करने की जो कार्य क्षमता है वो 4:3 है। इन हाउ मेनी डेज 7 men and 5 women टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। एक बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि भाई साहब दोनों को मिलाकर अगर मैं दोनों की मानूं कि मैन की जो एफिशिएंसी है वो 4 यूनिट है, वुमेन की एफिशिएंसी जो है वो 3 यूनिट है, तो दोनों मिलाकर 7 यूनिट की एफिशिएंसी देती है एक दिन में। और अगर एक दिन में 7 यूनिट की एफिशिएंसी, 72 दिन में इन्होंने टोटल वर्क कर लिया इतना। 7 × 72, ये आपके दिमाग में चल जाना चाहिए। ये चीजें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एग्जाम टाइम में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम टाइम में तो आपको पता है 4 और 3 7, 7 × 72, और इन हाउ मेनी डेज 7 men and 5 women, यानी आपको पता लग रहा है 7 × 72। अब भाई 7 men की जो एफिशिएंसी है वो होगी 28 यूनिट, और 5 वुमेन की एफिशिएंसी जो है वो 15 यूनिट हो जाएगी। 28 और 15 आप जोड़ देंगे 43 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, 43 आ गया भाई। 43 अपॉन में तीन ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, 1 2 3, यानी बी तो एलिमिनेट हो गया। बी पे तो तुक्का भी मत मार देना गलती से भी। अब आपके पास आ रहा है सामने एक क्वेश्चन, भाई 7 × 72 करना है, 70 को 7 से गुना कर दो, 490, और 14 ये और जोड़ दो उसके अंदर। भाई 490 के अंदर 14 जोड़ दोगे तो 504 डिवाइड बाई 43 आ जाएगा आपके पास। ठीक है भाई। अब आपके पास आ गया 43, 43 से कैंसिल आउट करोगे 43 से, 43 एकम 43। ठीक है भाई, एक एक तो सब में आ रहा है, कोई बात नहीं, कुछ एलिमिनेट नहीं होगा। 43 7 74 बच गया, 74 बच गया भाई। 43 दूनी 86 होते हैं, यानी एक फिर आएगा, 11 आ गया, बस ठीक है। आगे क्वेश्चन नहीं सोल्व करना आपने, आर्यभट्ट नहीं बनना है, रामानुजन नहीं बनना है, क्वेश्चन पूरा सोल्व नहीं करेंगे, सीधा बस देखा जितना मिल गया उसी पे ही, उसी पे आधारित अपना आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखो ये जब भी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स पे सर्कल जो है
वो टच करता है सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल के, अगर चारों साइड को इस प्रकार से अगर टच करता है, तो आपको एक थ्योरम पता होगी कि भाई ये जो अपोजिट साइड का सम है, अगर हमें इस तरीके से क्वाड्रिलेटर दे रखा है तो ए बी प्लस सी डी शुड बी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, यानी अपोजिट साइड्स का सम हमेशा इक्वल होगा। अपोजिट साइड्स का सम हमेशा इक्वल होगा, बस इतनी सी बात समझनी है आप लोगों को। और साफ दिख रहा है भाई, ए बी कितना है 6.3, सी डी कितना है 7.3, 7 और 6 13, 13.6 हो गया भाई इनका सम। 13.6 इज इक्वल्स टू बीसी आपको 8.2 दे रखा है प्लस एडी आपको दिख रहा है 13.6, और ये भाई 8.2 है, माइनस कर दोगे 5.4 आ रहा है। सीधा आंसर लगाना है, आगे बढ़ जाना है। सिंप्लीफाई क्वेश्चन आ गया भाई, सिंप्लीफाई के क्वेश्चन में बड़ा दिमाग लगा के सोल्व करेंगे। कहीं पे भी अगर एक बार भी गलती से भी डिवाइड का साइन भूल गए, ऑफ की जगह माइनस कर दिया, बार साइन को नहीं देखा, सारा का सारी मेहनत खराब हो जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन में टाइम कंज्यूमिंग होता ही होता है। उसका रीजन एक ही है, आप जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो एफिशिएंटली अटेम्प्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल देख के एकदम फोकस्ड होकर अटेम्प्ट नहीं कर रहे। क्वेश्चन गलत होगा, आंसर गलत आता ही जाएगा, और फिर उसके बाद दोबारा इस पे टाइम वेस्ट करना बेवकूफी। 3 4 12 1 13/4 भाई, 13/4 डिवाइडेड बाई, थोड़ा लिख लेना भाई। इसमें बच्चे क्या करते हैं, कंजूसी कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट ही करने की कोशिश कर जाते हैं, और इस चक्कर में बहुत शॉर्ट हो जाता है और टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है इस शॉर्ट के चक्कर में। तो ज्यादा आपको रजनीकांत भी नहीं बनना है। 414 प्लस 5/4 माइनस 1/2, आप देखेंगे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5/2 आ जाएगा भाई। -1/4, और -1/6 को पहले सोल्व करना है सिर्फ। और इस माइनस को अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस माइनस को 1/4 के साथ इंक्लूड कर लेते हैं, बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना। ये माइनस इस बार के साइन से बाहर है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको भूल जाएंगे आप। यानी सिर्फ 1/4 माइनस 1/6 करना है। आपको भी पता है भाई 1/4 माइनस 1/6 कितना होने वाला है, एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा, 6 - 4 करेंगे 2 आ जाएगा, यानी -2/24। ये भाई बंद हो गया ब्रैकेट यहाँ पर। उसके बाद आगे की कहानी शुरू हो जाती है डिवाइड वाली, वो हम बाद में देखेंगे। अब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई यहाँ पे 24 आ गया, ये सब चीजें माइंड में चलनी चाहिए। 5 है, 2 है, 2/24 है, एलसीएम 12 से गुना कर देता हूं मैं, ये 12×5 = 60 हो जाएगा। 60 में से 2 गए तो कितना बचेगा, बस ये चीजें हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। यहाँ से आपको टाइम को कंज्यूम कम करना है, यहाँ से आपको कम बचा, यहाँ से बचाना है आपको टाइम, कि भाई ये भी 24 बना दिया, ये बन गया 12×5 = 60, 60 में से 2 गया तो कितना बचेगा भाई, 58/24 1/2, यानी 5/4 -1/2 इंटू 58/24। बस यहाँ कैलकुलेशन जहां आप सॉर्ट कर पाए वहां से आपको शॉर्ट करनी है। इस तरीके से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, ताकि जल्दी से जल्दी। अब 24 देखा, जैसे यहाँ पे 6 से गुना कर दिया, 5×6 = 30 और 4×6 = 24, यानी 30 - 29, 30 - 29 करोगे तो 1/24 आएगा, ये खत्म हो गया अभी 1/24। 13/4 डिवाइडेड बाई 1/24 था, वो बन गया 24/1। अब भार भी हमारे पास है साथ में ये वाला, 1/2 ऑफ 4 दिया 12 और एक 13/3, यानी 13/3। ये भी हमें समझ में आ गया, 13/6 आ जाएगा भाई, 4 से 24 कट जाएगा, 6 आ जाएगा, 13×6 = 78। डिवाइड है भाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ गया, 13×6 = 78, 6×6 = 36, 36 आंसर आ गया भाई। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया 36। इसी तरीके से सोचना इन क्वेश्चंस पे, ज्यादा से जल्दी कैलकुलेशन करने का बस एक ही तरीका है भाई, ये जो डिनोमिनेटर 24 है यहाँ पे भी 24 बना दो। यहाँ डिनोमिनेटर 24, यहाँ पे डिनोमिनेटर 24 था, हमने यहाँ पे भी 24 बना दिया। बस इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई हमारे पास, 2x² - 8x - 1 = 0। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 8x³ माइनस, देखो ये तो हमें आता ही आता है कि भाई x + 1/x अगर हमें दे रखा है a, तो हम सब जानते हैं कि भाई हमारे पास अगर x + 1/x a दे रखा है, तो x² + 1/x² कैसे फाइंड करते हैं, a का स्क्वायर -2। x³ + 1/x³ कैसे फाइंड करते हैं, a का क्यूब -3a। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि भाई इस तरीके से पैटर्न चलता है, इस तरीके से सोल्व करते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन में जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन दे देंगे आपको, डायरेक्ट नहीं देंगे x + 1/x, यहाँ से आपको डिराइव ही करना पड़ेगा। और कैसे डिराइव करेंगे वो डिपेंड करता है आपके बौद्धिक क्षमता के ऊपर, वो देखेंगे किस तरीके से। देखिए जहां पे 2x² - 8x - 1 दिख रहा है मुझे, अगर मैं यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं, अगर आप बोलेंगे तो 2x कॉमन ले लेते हैं कि भाई चलो ठीक है 2x कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही मैंने 2x कॉमन लिया, अंदर मेरे पास क्या बचने वाला है भाई, x बचने वाला है, -4 बचने वाला है, -1/2x बचने वाला है, = 0। अब आप देखेंगे 2x तो 0 खत्म हो जाएगा, x - 1/2x = क्या, कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा हमारे पास। लेकिन क्वेश्चन में हमें 8x³ चाहिए, यानी यहां पर 2 होना चाहिए था, नीचे 2 बन रहा है, जो कि गलत है भाई। ऊपर 2 बनाना है हमें, यहाँ पे 2 बनाना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरे पास एक रेडी हो गया, 2x-1/x इज इक्वल्स टू 8, ये हमारे पास आ गया। जैसे ही मिल गया 2x-1/x इक्वल्स टू 8, ये वाली बात समझ में आ रही थी यहाँ पे। इसी तरीके से सिमिलरली x-1/x के लिए भी बनता है। x-1/x अगर a दे रखा है तो x² + 1/x² क्या बन जाता है भाई, a का स्क्वायर प्लस 2। और x³ + 1/x³ क्या बन जाता है भाई, सॉरी x³ - 1/x³ क्या बन जाता है भाई, a³ + 3a। तो ये बात तो मुझे यहाँ पे भी समझ में आ रही है कि भाई ये इसका क्यूब है, 8x³ - 1/x³ पूछा गया है, यानी हमसे पूछा गया है 8x³ - 1/x³। तो भाई साहब इसका आंसर भी क्या होना चाहिए, 8 का क्यूब -3 × 8। लेकिन एक एडिशनल फैक्टर, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे हमारे पास 2x है। जो ये एडिशनल फैक्टर है, ये इसके साथ और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, तब जाके हमारे पास आंसर आएगा। यानी 8 का क्यूब कितना हो गया भाई, 512 माइनस 8×3 = 24, और 24×2 = 48। 512 में से 512 + 48 करना पड़ेगा भाई, 512 + 48 कर दोगे तो 560 हमारा आंसर आ गया। दिस इज अवर आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपने। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा समय ले लिया, बाकी इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉपकीपर मार्क हिज गुड 40% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। देखिए क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी दे सकता है एसएससी। हम जो जनरली जो क्वेश्चन कराते हैं, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं, और रियल में कैलकुलेशन आ जाती है, अक्सर मैंने देखा है एग्जाम में। इस तरीके से बच्चे परेशान हो जाते हैं भाई। जो टीचर्स हैं जनरली ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन करा देते हैं, खुद के बनाए हुए सेल्फ मेड होते हैं, और उन पर ट्रिक लगती है, बड़े आसानी से क्वेश्चन भी इजी हो जाते हैं, नंबर्स इजी हो जाते हैं, लेकिन वहां कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। इसीलिए मैंने कहा था कि भाई हार्डवर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। हार्डवर्क करोगे तभी स्मार्ट वर्क करना आएगा। अनलेस अंटिल जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे तब तक आप स्मार्ट वर्क पे पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि हार्डवर्क करने के बाद ही स्मार्टनेस आती है। तो ये तो को रिलेटेड है। ये कहना बेवकूफी है कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए आज के टाइम में। स्मार्ट वर्क का कोई मतलब नहीं है। हार्डवर्क तो करोगे तभी आप स्मार्ट बन पाओगे, तभी वर्क को स्मार्टली कर पाओगे। तो अ शॉपकीपर मार्क इज गुड 40% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर है, उसने 40% हायर देन द मार्क प्राइस कर दिया, तो भाई ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। अब आप बताइए इसमें क्या स्मार्ट वर्क काम आएगा। जो सीधी सीधी कैलकुलेशन है भाई, पहाड़े आने चाहिए, परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए, कोई स्मार्ट वर्क नहीं। वो पहाड़े परसेंटेज हार्ड वर्क से आता है। द कॉस्ट प्राइस एंड अलोज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस। यानी मार्केट प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है भाई। 20% का डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे दे दिया, तो 14×2 = 28 रुपए, 28 रुपए कम कर दिए, यानी 112 रुपए। 112 रुपए में वो बेच रहा है। अब वो कह रहा है इन ऑर्डर टू अर्न 9% मोर प्रॉफिट, 9% ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो भाई साहब पहले यहाँ देखिए प्रॉफिट कितना कमा रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट वो कमा रहा है 12% का। अगर उसे 9% ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, यानी उसे 21% का प्रॉफिट चाहिए। अगर उसे 21% का प्रॉफिट चाहिए, तो व्हाट डिस्काउंट परसेंट शुड ही अलो द मार्केट प्राइस, यानी उसे 121 में बेचना पड़ेगा उसे। अब वो 121 में बेचेगा, तो 140 से 121 पहुंचने के लिए उसे कितना प्रतिशत का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो भाई 140 से 121, यानी उसने 19 रुपए का डिस्काउंट दिया। 140 पे मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास आंसर आ जाएगा भाई 119। जीरो से जीरो काट दो, 190/14 दिख रहा है। आप 190 को 14, 14 एक कम 14 भाई। अगर आपको 14 का पहाड़ा ही नहीं आता, 14 का टेबल नहीं आता, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है भाई। 19 आ गया हमारे पास, 13 आ रहा है, 13 पॉइंट आ गया। 13 पॉइंट के बाद तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 13.5। अतुल परचेज ब्रेड, भाई देखो मेरे नाम से क्वेश्चन भी डाल दिया इन्होंने। चलिए कोई बात नहीं। अतुल परचेज ब्रेड कॉस्टिंग ₹40, यानी 40 रुपए की उसने ब्रेड खरीदी, एंड गेव अ 200 रुपी नोट टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर को 200 का नोट दे दिया। द शॉपकीपर गिव द बैलेंस मनी इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन, 2, 5 रुपए, 10 रुपए। भाई बिल्कुल ही खाली था शॉपकीपर भी, पूरा फर्जी बैठा हुआ था, खाली, कोई बिक्री नहीं हो रही थी। चिल्लर गिन गिन के दे रहा है। 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए की उसने चिल्लर दे दिए बदले में। यानी देखो क्वेश्चन को बस आपको कंफ्यूज क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी कर दिया भाई। इसी में सीधा सीधा बोल देते भाई, 160 रुपए को बांट दिया इस तरीके से। इन्होंने बोला 40 की ब्रेड खरीदी, 200 का नोट दिया, बचे हुए पैसों को ऐसे दिया। यही टाइम कंज्यूमिंग है रीडिंग ही। लेकिन रीडिंग के साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि एक बार जब आपने क्वेश्चन को रीड कर दिया है, उसके बाद आप ये प्रयास करें कि दोबारा रीड ना करना पड़े। आपकी कैचिंग पावर, आपका फोकस इतना इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में के अंदर, कि जैसे आपने फोकस कर लिया, उसके बाद आपको दोबारा रीड करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के दिए थे 5:4:1 के रेशियो में। और भाई उन्होंने, आपसे पूछा जा रहा है भाई 5 रुपए के सिक्के कितने थे, ये बता दीजिए। यानी 2 रुपए के, अगर हमारे पास 5 सिक्के थे, मैंने कहा भाई एक्स सिक्के थे मान के चल लेते हैं। 2 रुपए के 5 सिक्के थे, तो भाई ये कितने हो गए भाई, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया। आपके पास साफ साफ दिख रहा है 10x, यहाँ से 20x, और यहाँ पे कितना हो गया भाई 10x। यानी टोटल मिला के 40x की वैल्यू कितनी है, 160 रुपए। और x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4। 5 रुपए का कॉइन पूछे थे भाई, 20 कॉइन आ जाएंगे। पाँच, सॉरी, 4×4 = 16, 4×4 = 16, यानी 16 आंसर आ जाएगा हमारा भाई, ये आंसर है।
इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी सो दैट दिस बिकम इज डिविजिबल बाई। देखो भाई 40, 40 A 7 8 B। सबसे पहले एक बात तो समझ लो कि भाई इवन नंबर के जो प्लेसेस होते हैं माइनस ओड नंबर के प्लेसेस, उनका रिजल्ट 11 के जीरो आना चाहिए या 11 का मल्टीपल जीरो हो या फिर 11 का मल्टीपल, ये 11 का पहाड़े को चेक करने का तरीका होता है। यानी इवन प्लेसेस पे जो नंबर हैं, इवन प्लेसेस की अगर मैं बात करूं तो इवन प्लेसेस पे अभी 8 है, ए है, उसके बाद भी हमारे पास 4 है, यानी 8 और 4 12, 12 प्लस ए। इसमें से अगर मैं ओड नंबर की बात करूं, ओड नंबर हमारे पास बी है और 7 और जीरो, यानी -7 प्लस बी अगर मैं कर देता हूं, इट शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी जीरो के बराबर आना चाहिए कायदे से। अंदर ले जाते हैं, 12 में से 7 माइनस करते हैं, यानी फिर हमारे पास मिल गया 5 + A - B। अब यहाँ पे जीरो चाहिए या 11 चाहिए या 22 चाहिए या कुछ भी आ जाए तो बात बन जाएगी। और बड़ी से बड़ी संख्या हम क्या रख सकते हैं, बी की, और ऊपर से ये बोल दिया भाई ए जो है वो बड़ा है बी से। एक बात आप यहाँ ध्यान रखेंगे, बड़े ए के लिए ही बी की वैल्यू बड़ी आएगी, ये बात समझ लें। बड़ा ए, अगर ए जब तक बड़ा नहीं होगा तो बी मैक्सिमम नहीं हो सकता है। अगर मान के चले मैं हाईएस्ट वैल्यू ए की 9 रख लेता हूं, तो 5 और 9 14 वैल्यू रख देते हैं। -14 में से भाई कितना मैं घटाऊं ताकि 11 आ जाए, तो 14 में से मेरे को 3 घटाना पड़ेगा, यानी बी की वैल्यू 3 आ सकती है, मैक्सिमम 3 आ सकती है बी की वैल्यू। अगर आप कहेंगे कि भाई सर ये तो बड़ी वैल्यू रख दी है कि आपने, बी कैसे बढ़ाएगा, अगर मैं छोटी वैल्यू रख देता हूँ 8 रख देता हूँ, तो 5 और 8 13, 13 में से भाई कितना घटाएंगे, 11 आ जाए, 13 में से 2 घटाना पड़ेगा, बी 3 हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था जितना नंबर ये बड़ा होगा उतना ही बी भी बड़ा होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा घटाना पड़ेगा तब जाके हमारे पास ये नंबर आएंगे, बस ये चीज सोचनी है। तो भाई हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई 3, ये बी की वैल्यू मैक्सिमम 3 हो सकती है। अगेन वही क्वेश्चन, उल्टा चलना है, लेकिन हमें x⁴ + 1/(x⁴) इक्वल्स टू 322 है भाई। 322 आपको दे रखा है, कॉमन सेंस साथ में रखना पड़ेगा अपने। भाई हमें चाहिए x² + 1/(x²), तो भाई +2 लगा देंगे, +2 लगा दोगे 324 आ गया। 324 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, 18 का होता है, आपको मिल गया x² + 1/(x²। अब हमें चाहिए x - 1/x, तो भाई -2 कर देंगे, -2 कर देंगे तो भाई हमारे पास आ गया 16 का रूट, और 16 का रूट आंसर आ गया +4। इन्होंने -4 भी दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन साथ के साथ बता रखा है x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि जब भी आप रूट को खोलेंगे तो +-4 दो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। कौन सी ऑप्ट करनी है वो आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन, नंबर 9। देर इज अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स। देखिए ये जो नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं इनको तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही करना है, उसके अलावा किसी चीज से नहीं करना। देर इज अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस देन इन द टेंस प्लेस। ये कह रहे हैं जो यूनिट डिजिट पर है, जो यहाँ पर है भाई, जो इकाई के स्थान पर है, वो दहाई के स्थान से दुगनी है। ठीक है भाई, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, दुगनी है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 4 है, यहाँ 2, बिल्कुल सही बात है। 3 है, 6 है, बिल्कुल सही बात है। 68 तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी तो तुक्का भी मत मार देना गलती से। यानी पढ़ के इतना तो तुक्का मारने लायक हो जाओ आप कि भाई हाँ सही जगह तुक्का लगाएंगे। अब उसके बाद कह रहा है एंड इफ सब्ट्रैक्टेड 2 फ्रॉम द सम ऑफ द डिजिट, अगर दो में से, अब देखो उनका कह रहे हैं कि भाई दो अगर घटा दिया जाए अगर उनके सम से, तो उनका जो डिफरेंस, जो आंसर आता है, द डिफरेंस इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द नंबर, उसी नंबर का एक छठा हिस्सा आ जाएगा। एक बात तो ये समझ लो, 1/6 सबका होना चाहिए, यानी 1/6 अगर इस नंबर से डिवाइड करने के बाद 1/6 अगर आ रहा है तो समझ लो सही है। 36 6 से भाग हो जाता है, 24 भी, 12 भी, तीनों ऑप्शन बरकरार है, कोई कमी नहीं है। ठीक है भाई। दूसरा इन्होंने बोला अगर उनको जोड़ दे और उसमें से दो घटा दें, तो देखो 2 और 1 3, 3 में से दो जोड़ोगे, दो घटाओगे, तो एक तो कभी भी इसका 1/6 नहीं है। 12 का 1/6 कितना होगा भाई, 12 का 1/6 होगा 2। 24 का 1/6 कितना होने वाला है, 4। 36 का 1/6 कितना होने वाला है, 6। अब मुझे बताइए 4 और 2 को जोड़ोगे 6, 6 में से 2 घटा दो, क्या 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 24 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को समझना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। Three circles of radius 3.5 centimeter each are placed in such a way that each touches the other two. The area of the portion enclosed by, भाई देखिए ये कह रहे हैं कि भाई एक तीन 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन सच अ वे। देखो भाई ये जो है 3 सर्कल को प्लेस किया गया है इस तरीके से। ये अक्सर जब भी ये सर्कल को प्लेस करते हैं तो यानी एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी ही होगी। इसी तरीके से बनता है क्वेश्चन। और हमसे पूछा जाता है ये वाला रीजन कि भाई ये रीजन क्या है। क्वेश्चन को पढ़ लिया मैंने, देख लिया, समझ लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है कैलकुलेटिव, ऑप्शंस को देखते हुए भी लग रहा है कैलकुलेटिव, मैं इस क्वेश्चन को स्किप करूंगा। ऐसा आपको वहां पे सोचना है, मैं नहीं सोच रहा, फिलहाल आप सोचेंगे। फिलहाल मुझे एग्जाम नहीं देना। अभी देखिए इसका रेडियस 3 3 3.5 3 है, तो इसका मतलब ये पूरा जो है वो 7 सेंटीमीटर का होगा। 7 सेंटीमीटर का हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है, √3/4, 7 का स्क्वायर यानी 49, 49 √3/4 माइनस, क्या करेंगे आप, ये 3 सेक्टर बन रहे हैं और सेक्टर का एरिया क्या होता है, 3 है, तो इसलिए मैंने 3 से गुना कर दिया, θ/360 इंटू πr²। क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे, उत्तर आपके पास आ जाएगा। 3 थीटा की वैल्यू 60 रखेंगे, 60/360 यानी 1/6 यानी 1/2
पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 और रेडियस आपको पता है 7/2 इंटू 7/2। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। आंसर तो दौड़ के आएगा आपके पास, बिना रुके ही आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी विद अ गिवन रेट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years इज रुपीज 900 एंड 954। ये कह रहे हैं 900 रुपए और 954 रुपए है। ठीक है भाई, 900 रुपए है सिंपल इंटरेस्ट और 954 रुपए है कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल की बात कर रहे हैं। अगर 2 साल की मैं बात करूं तो भाई पहली साल 450 ब्याज मिला होगा, दूसरी साल 450 ब्याज मिला होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो पहली साल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, यानी इसको पहली साल 450 रुपए मिला है और अगली साल जो है भाई उसको ज्यादा पैसा मिल गया, 450 से ज्यादा मिल गया भाई, 400, 450 रुपए, यानी 54 रुपए फालतू कमा लिए इसने। 54 रुपए फालतू कमा लिए इससे, यानी 450 प्लस 54 रुपए एक्स्ट्रा ले गया। ये जो 54 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं वो इसके ब्याज के मिले हैं। वो जो 54 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं वो किसके मिले हैं भाई, ये ब्याज के। और वो ये ब्याज किस पे लगा है, ब्याज पे ब्याज लगता है जब, यानी 450 रुपए। आपको यही चीज समझ में आनी चाहिए, जो पहली साल का ब्याज था वो 450 रुपए था, दूसरी साल भी 450 लगना चाहिए था, लेकिन लगा कितना, 450 प्लस 54, यानी 54 रुपए एक्स्ट्रा लगे। ये 54 रुपए कहाँ से आए, क्योंकि जो पर्टिकुलर मूल धनराशि थी उसका उतना परसेंट तो 450 बनता है। अब ये जो पिछली साल जो इंटरेस्ट 450 रुपए थे उसका ब्याज लग गया 54 रुपए। आप यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, 54/450 गुना में 100, ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया भाई। 9 के पाड़े में आ जाएगा, 9×4 = 54, 9×5 = 45, 5 से 10 कट दिया, 2 12%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया 12% पर एनम। अब मुझे पता है 12% की वैल्यू 450 रुपए है, 1% की वैल्यू 450/12 और 100 की वैल्यू चाहिए इनको। 100 की वैल्यू निकाल दो भाई, बड़े आराम से, बच्चा बच्चा जानता है, आराम से कर सकते हो आप, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। 4 दिया 12, यहाँ से जोड़ दिया 25 भाई, 15, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 15, 150, 25 गुना में 150 कर दो, 0, 25×5 125, 12, 25×12 3750, 3750। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन आपकी फास्ट कब होगी, एक ही तरीका है फास्ट करने का, हार्डवर्क। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, तरीके से लगाओ, तेजी से कैलकुलेशन रखो, टेबल्स लर्न रखो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, सब चीज लर्न होनी चाहिए आपके माइंड में, होनी चाहिए चीजें, बड़ी बहुत फायदेमंद चीजें हैं। ये कह रहे हैं भाई सुनील एंड करण आर गैम्बलर्स, लास्ट ईयर द रेशियो बिटवीन मनी लॉस्ट बाय सुनील एंड करण। सुनील और करण है भाई, उनसे जो पैसा उन्होंने जो लगा दिया था वो लॉस्ट हो गया था उनका भाई 4:5, यानी 4:5 के रेशियो में उन्होंने पैसा हार गए जुए के अंदर। जुआ बुरी बला है, इस बात से हमें ये भी पता लग रहा है। ये लास्ट ईयर की बात है भाई, ये पिछले साल की बात है। अब के साल की अगर ये बात करें, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल लॉसेस ऑफ द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर इज 3:5। अब अगर अब की बात करूं मैं सुनील की और करण की, तो सुनील का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो दे रखा है उन्होंने लॉस का भाई, वो 3:5 है। करण का लास्ट ईयर का और प्रेजेंट ईयर का रेशियो दे रखा है वो 2:3 है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इफ टोटल लॉस इंकर्ड टू बोथ ऑफ देम दिस ईयर, दोनों का इस साल जो टोटल लॉस हुआ है वो 3,57,000 है। द प्रेजेंट लॉस ऑफ सुनील इज, सुनील का प्रेजेंट लॉस हमें बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज ध्यान रखेंगे, जो लास्ट ईयर का जो रेशियो है सुनील और करण का, वो हमें सेम करना पड़ेगा। लास्ट ईयर का अब सेम कैसे कर सकते हैं भाई, लास्ट ईयर का तो 4 था इसका, और इसका जो है भाई साहब का 5 था, तो भैया 4 बना दो इसे। अब इसको मैं 4 कैसे बनाऊं, इसको 4 बना सकता हूँ 4/3 से गुना करके। इसको भी कर दिया भाई, 4/3 से गुना कर दिया, तो भाई ये तो बन गया 4 और ये बन गया 20:3। इधर 5 बनाना है भाई, 5 कैसे बना सकते हैं इसको, 2/5, 5/2 से गुना करके, 5/2 से इधर भी गुना कर दिया, इधर भी गुना कर दिया, तो भाई ये तो बन गया कितना हमारे पास 5, और ये बन गया 15/2। ये इनका लास्ट ईयर का रेशियो सेम हो गया। तो प्रेजेंट ईयर का रेशियो मिल गया हमें 20:3/15:2। ये प्रेजेंट ईयर का इनका रेशियो है। 20 दूनी 40 और 15 दिया 45 भाई, 40:45, ये इनका प्रेजेंट का रेशियो है। 40 और 45 कितना हो गया भाई, 85। 85 की वैल्यू दे रखी है 3,57,000। आगे तो आप भी समझदार है भाई, 85 की वैल्यू 3,57,000 रुपए है। पूछा क्या है, प्रेजेंट लॉस ऑफ सुनील, सुनील का प्रेजेंट लॉस बताना है, यानी सुनील की वैल्यू 40 है। तो भाई देखोगे तो आप 40 से तो सारे ही डिवाइड होते हैं, 40 की वैल्यू अगर मैं कहूँ 40 से, तो वैसे अगर आप देखो 85 की वैल्यू 3,57,000 रुपए है, यानी 40 है वो आंसर। आंसर कितना है भाई हमारा, 40 की वैल्यू निकालनी है भाई। 3,57,000 का आधा कर दो, 3,57,000 का अगर आप आधा करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा भाई मेरा जो आंसर है वो क्या आने वाला है। भाई 35,000 का आप आधा कर लीजिए, 17.5 आएगा। तो भाई बस उसी हिसाब से आपको अंदाजा लगा लेना है और आंसर प्रिडिक्ट कर लेना है। ठीक है भाई, इस तरीके से चलना है। सेट ए कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स। देखो भाई ये क्वेश्चन जैसे ही आया, मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई मुझे ये क्वेश्चन स्किप कर देना चाहिए। आपके दिमाग में भी यही बात आनी चाहिए कि भाई क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए।
क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे तो स्किपिंग वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आने चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन मुझे स्किप करना है, ये नहीं करना मुझे, ये मैं छोड़ दूंगा, अभी के अभी छोड़ दूंगा। यही प्रयास करें बस। इजी क्वेश्चन है, वैसे आप कर पाएंगे। a - b² प्लस bc c - a, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। देखिए, एक बात तो ये समझिए कि भाई यहाँ पे सिमेट्री बन रही है, और सिमेट्री के साथ साथ एक चीज ये भी समझनी है कि अगर मैं नीचे का नंबर देखूं, तो अगर मैं नीचे जो ऊपर नंबर दे रखा है वो नीचे नहीं है, और अगर जैसे ही मैं नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर तो बन जाएगा क्यूब। यहाँ पे a - b है, c - है, b - c नहीं है, मैं b - c से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर बन जाएगा क्यूब। यहाँ c - c से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर बन जाएगा क्यूब। और अब आप देखेंगे कि भी नीचे तो सबका सेम ही आ गया, एलसीएम हो गया, ऊपर बन गया a - b होल क्यूब। तो यानी सीधा सीधा फॉर्मूला a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc=0। जीरो कब होता है? जब ए बी सी तीनों का सम जीरो आता है। और आप देखेंगे ये इस पूरे टर्म को अगर मैं ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको सी मानूं, तो तीनों का जोड़ जीरो आएगा। अगर ये जीरो आएगा तो ये ऊपर क्या आएगा? 3 टाइम्स ऑफ a - b - c और c - a। और नीचे भी वही नंबर है भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 बचेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ये चीजें आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि ये नहीं आएंगी तो परेशानी कर सकती हैं। ठीक है भाई। अ ट्रेन इज टू कवर 246 किलोमीटर। एक ट्रेन है जिसको 246 किलोमीटर कवर करना है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। आफ्टर रनिंग 90 किलोमीटर द ट्रेन कुड रन एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट्स नॉर्मल स्पीड ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट। द ट्रेन को डिलेड बाई 12 मिनट्स। और ऐसा करने की वजह से वो 12 मिनट लेट पहुंची है। ये बात इन्होंने बताया हमें कि भाई ठीक है, हम तो समझ रहे हैं कि भाई एक ट्रेन है जिसको कितनी दूरी तय करनी है, 246 किलोमीटर दूरी तय करनी है। आफ्टर रनिंग 90 किलोमीटर, भाई उसने 90 किलोमीटर चल लिया। 90 किलोमीटर चलने के बाद जो 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चली है, तो 12 मिनट के लिए लेट होगी। वट इज द नॉर्मल स्पीड? अब एक बात बताइए, 246 किलोमीटर जाना था, 90 चल चुके हैं, तो भाई 90 को तो हटाओ, उसका तो कोई काम ही नहीं है। जो बच गया डिस्टेंस वो हमें चलना है। ठीक है भाई, जो बच गया वो डिस्टेंस चलना है, यानी 156 किलोमीटर चलना है हमें। भाई 156 किलोमीटर चलना है आपने। और इस 156 किलोमीटर को कैसे कवर किया उन्होंने? 5 की स्पीड से कम से किया, तो 12 मिनट ज्यादा लग गए। यानी बस सीधी सी बात है, यहीं लिख दो, बस यहीं के क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मुझे बताइए, अगर वो x - 5 की स्पीड से चलता है, पहले इसी 156 किलोमीटर को x की स्पीड से चलता, तो 12 मिनट का फर्क आता है, यानी 12/60, यानी 1/5। मैं अगर 156 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर मुझे पता है x - x+5 बचने वाला है, अगर मैं सही हूं तो। ठीक है भाई, x - x+5 बचने वाला है, इज इक्वल्स टू 1/5। यानी कहीं तो कुछ गड़बड़ हो गई है कि लेस देन इट्स नॉर्मल स्पीड ड्यू टू। अच्छा ये बताइए, टाइम ज्यादा किस में लगेगा? T2 - T1, यानी टाइम ज्यादा जिसमें स्पीड कम होगी, यानी यहीं लगने वाला है ज्यादा टाइम। तो नॉर्मल स्पीड ड्यू टू सम टेक्निकल द ट्रेन गोट फॉल्ट। ठीक है भाई। ओके ओके ओके। ठीक है, यानी कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि एक्स से एक्स कटे जा रहा है, और एक्स से एक्स कट गया तो कहानी खत्म हो जाएगी सारी की सारी। स्पीड को अगर हम एक्स मान लेते हैं तो 12 मिनट का वो है। तो ये कहानी हमें समझनी पड़ेगी यहाँ पे भाई, 156 है, 90 है, 246 है, कि कहीं तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। द ट्रेन कुड रन एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर लेस देन इट्स नॉर्मल स्पीड ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट। द ट्रेन को डिलेड बाई 12 मिनट। ट्रेन जो है वो डिले हो जाएगी 12 मिनट से। बात तो बिल्कुल समझ में आ गई है, एलसीएम लेना भूल गई। बिल्कुल सही बात है, एक्स से एक्स कट गया, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? x × x - 5। देखिए कई बार ऐसे बोर आ जाते हैं। ठीक है भाई, एक्स से एक्स खत्म हो गया, यानी यहाँ पे 156 × 5, और ये 25 भी आ गया। 156 × 5 × 5 इज इक्वल्स टू x × x - 5। अब यहाँ रुक जाएंगे, यहाँ ठहर जाएंगे भाई, यहाँ पे बिल्कुल ठहर जाएंगे। यहाँ पे मुझे पता लग गया 156 × 25 आ रहा है, यानी मुझे ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है इसे जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो? 5 हो। बस ये चीज ध्यान रखना। 156 को देखते ही दूसरी बात मेरे दिमाग में आती है, 4 के पहाड़े में आता है। 4 के पहाड़े में कितनी बार आता है भाई? 4×3 = 12, और 4×6 = 36, 29 × 25। ये बात समझ में आ रही है कि भाई ये नंबर को आप डिवाइड कर लोगे, तुरंत आप चेक करोगे भी किससे रिलेटेड है ये नंबर, किससे दिख रहा है। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नाम की भी चीज है, हम ऑप्शन में भी जा सकते हैं कि ऑप्शन से हमें क्या मिल सकता है। जितने चीजें ऑप्शन से हम उठा सकते हैं वो चीजें हमने ऑप्शन से भी उठानी है। अब आप अगर मैं तुक्का मारता हूँ, पहली बात तो आप प्रयास करेंगे कि इन फैक्टर्स को इस तरीके से तोड़ें ताकि x और x - 5 दो के डिफरेंस में आ जाए। जैसे ही दो के डिफरेंस में आ जाएंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, x की वैल्यू 60 आ जाएगी। ठीक है, प्रयास करेंगे, आंसर आ जाएगा।
आगे दे रखा है भाई क्वेश्चन, ट्राइंगल। अच्छा भाई यहाँ पे एक थ्योरम याद रखना कि भाई ट्राइंगल एबीसी हमारे पास है और ट्राइंगल डीईएफ है। ट्राइंगल एबीसी हमारे पास है, ट्राइंगल डीईएफ है, दोनों ट्राइंगल हमारे पास है। और यहाँ पे एक थ्योरम भी यूज होती है कि जब कभी भी दो सिमिलर ट्राइंगल हो, जब कभी भी दो सिमिलर ट्राइंगल हो तो उनका जो एरिया का जो रेशियो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, उनके जो एरिया का जो रेशियो है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होते हैं। यानी बीसी बाई ई एफ के स्क्वायर के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो भाई एरिया दे रखा है 8.1 और ये दे रखा है भाई 10 इज इक्वल्स टू 1.26। भाई यहां से स्क्वायर हटा दिया, यहाँ रूट लगा दिया, पॉइंट हटा देते हैं, नीचे कर देते हैं 1.26। और ईएफ की वैल्यू चाहिए भाई, 81 किसका होता है 9 का, 100 किसका होता है 10 का, इज इक्वल टू 1.26 ईएफ। और भाई 9 दिख रहा है मुझे कैंसिल आउट होता हुआ 1.26 से, यानी 0.9 एकम 9, 36 9 चौक 36, ईएफ की वैल्यू आ जाएगी भाई 1.4। 1.4 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है ये। 8 कोस 10 कोस 20 कोस 40। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा भाई, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन 2 थीटा। ये बात ध्यान रखेंगे, कई बार ऐसे वैल्यू पुट वाले क्वेश्चन नहीं होते कि हर बार वैल्यू पुट करा और काम तमाम हो गया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कई बार इस तरीके से भी फंस सकते हैं। बेसिक हमेशा आपको पता होना चाहिए, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। अब मान के चलिए क्वेश्चन दे दिया, तो आपके दिमाग में आ रहा है भाई ये जो 8 कोस 10 कोस 20, ध्यान से देखिएगा, कोस 40 इज इक्वल्स टू एक्स है। मैंने ऐसा मान लिया भाई एक्स है। अगर मैं इस क्वेश्चन को साइन 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, साइन 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस 8 के दो टुकड़े कर देता हूँ, 4 गुना में 2 कोस 10 और साइन 10, मल्टीप्लाई बाई कोस 20 और कोस 40, भाई ये तो साथ में चलता ही रहेगा, इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन 10। अब आप देखेंगे ध्यान से, 2 साइन थीटा कोस थीटा फॉर्मूला बन गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है भाई, एंगल का दुगना हो जाएगा, यानी यहां बन जाएगा साइन 20। अब आप देखेंगे साइन 20 आ गया, कोस 20 पहले से था, इंटू में कोस 40 इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 10। चार बचा भी, चार के भी फिर से मैंने दो टुकड़े कर दिए, 2 गुना में 2 कर दिया। अब आप देखेंगे ये फिर फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी एंगल का फिर दुगना, एंगल का दुगना कितना भी, साइन 40। तो यहाँ पे भी 2 था, 2 साइन 40 कोस 40 इज इक्वल टू एक्स साइन 10। फिर से देखेंगे, फिर फॉर्मूला बन गया भाई 2 साइन 40 कोस 40 क्या बन जाता है फिर से भाई, साइन 80 बन गया, साइन 80 इज इक्वल टू एक्स साइन 10। भाई साइन 80 बाई साइन 10, अब आप फिर समझ में आ रही है बात कि भाई साइन 80 अपॉन में साइन 10 आ जाएगा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। लेकिन एक बात समझ में आ रही है, कटेंगे तो नहीं बिल्कुल भी और आंसर मैच भी नहीं कर रहा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए भाई, साइन 80 को क्या मैं कोस 10 लिख सकता हूँ, कोस 10 अपॉन में साइन 10, और कोस अपॉन साइन क्या होता है भाई, कोट होता है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कोट 10। इस तरीके से क्वेश्चन भी आने चाहिए, बेसिक्स भी आनी चाहिए, बिना बेसिक के तो भाई काम नहीं बनने वाला। इसीलिए मैंने बोला था हार्ड वर्क सबसे जरूरी है, स्मार्ट वर्क तो तब आएगा जब आप हार्ड वर्क करना शुरू कर दोगे। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल। ये बोल रहे हैं भाई दो सर्कल हैं वो टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। यानी भाई दो सर्कल हैं, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आना चाहिए कि भाई उनके बीच की दूरी उनके रेडियस का सम होगा। यानी उनके बीच की दूरी कह रहे हैं भाई आर प्लस आर, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर, यानी उनके रेडियस की दूरी 14 है। और दोनों के एरिया का सम यानी A1 और A2, यानी आपको दे रखा है A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 130 पाई। क्वेश्चन को देख के समझ में आने चाहिए, ऑप्शंस को देख लो समझ जाओगे। ऑप्शंस देखे, थोड़े कैलकुलेटिव ऑप्शन लग रहे हैं, डेसिमल वाले सेम सेम दिख रहे हैं, उन क्वेश्चंस को स्किप कर देना। यहाँ तो समझ में आ रहा है कि भाई हाँ आंसर निकल ही जाएगा। A1 प्लस A2 दिख रहा है भाई, एरिया A1 यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130 पाई। और आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, खत्म करो इसे। आर की वैल्यू, आर की वैल्यू चाहिए आप छोटे आर की, द रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल पूछा है तो छोटे आर के टर्म्स में करेंगे भाई, बड़े आर की वैल्यू हो जाएगी 14 - आर। तो भाई यहाँ लिख दिया मैंने 14 - आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130। भाई सब कॉमन सेंस भी लगा लेना अगर है तो, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। देख देख लेना भाई किसका हम रखने पर ही आ रहा है भाई, 4 रख दें, 14 - 4 कर दें तो 10, 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, 100 और 16 तो बन नहीं रहा। एक रख लेंगे तो क्या काम बन जाएगा, क्या एक 13 आ जाएगा, 169 नहीं बनने वाला, 4 भी नहीं है, एक भी नहीं है, 6 रख लेते हैं, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा भाई, 8 रखेंगे
8 का स्क्वायर कितना होता है भाई 64, और यहाँ पे क्या बच गया 6। तो भाई 64 और 36 बन रहा है हमारे पास, ये भी नहीं बनेगी बात 64 और 36 से भी। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कि भाई 14 माइनस 3 कितना हो गया भाई 11, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 130। साफ साफ आंसर आ गया, तो 3 आ जाएगा। इफ ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये बोले ट्राइंगल पी क्यू आर है, ट्राइंगल पी क्यू आर बना देते हैं भाई, ट्राइंगल पी क्यू आर बना दिया, और ओ इसका जो है वो सर्कम सेंटर है, एंड एंगल क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। भाई ओ यहाँ पे सर्कम सेंटर बना दिया और एंगल दे दिया आपको क्यू आर। आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, अगर ये एंगल पी है, अगर यहाँ पे एंगल पी है, तो ये वाला एंगल जो है वो कितना होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल पी। और इसी तरीके से बाहर का जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है, उसकी भी प्रॉपर्टी होती है भाई, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर अगर हमारे पास है यहाँ पे ओ डैश, तो वो होगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल पी। तो भैया 90 110, एंगल क्यू आर अगर 110 है तो आपसे पूछ लिया होगा एंगल पी आर क्यू। क्या पूछ लिया भाई इन्होंने, ट्राइंगल पी क्यू आर है, क्यू ओ आर 110 है, एंगल ओ पी आर 25 है। चलो भाई ठीक है, ओ पी और आर, चलो भाई बनाना पड़ेगा फिर तो। ठीक है भाई, ओ पी आर यानी ये वाला एंगल जो है वो 25 है। और आपसे पूछ क्या लिया है, पी आर क्यू, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया है कि भाई ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला बता दीजिए पी आर क्यू। चित्र थोड़ा सही नहीं बना, आप कहेंगे तो चित्र दोबारा बना देंगे आपके लिए, अदरवाइज इसी से काम चला लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, एंगल हमें चाहिए पी आर क्यू। क्वेश्चन शायद आपको समझ में ना आए, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे समझ में नहीं आएगा इस प्रकार से, तो मैं इसको थोड़ा सुंदर सा चित्र में ढालने का प्रयास करता हूँ। ठीक है भाई, ये है ओ इज द सरकम सेंटर, चलिए कोई बात नहीं, पी क्यू आर बना दिया हमने। अच्छा भाई, सरकम सेंटर की बात कर रहे थे, ये मैं एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा हूँ। ये जो थ्योरम लग रही है वो किसकी लग रही है भाई, एंगल बाइसेक्टर की लगा रहा हूँ। एंगल बाइसेक्टर के लिए है भाई ये थ्योरम, इसको सरकम सेंटर के साथ कंफ्यूज मत करना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सरकम सेंटर लिखा हुआ है। चलिए ठीक है भाई, सरकम सेंटर की अलग प्रॉपर्टी होती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ओ इज द सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है भाई। एंगल क्यू आर 110 डिग्री दे रखा है, चलिए कोई बात नहीं, एंगल क्यू आर बना देते हैं। ये 110 डिग्री है भाई। देखो यहाँ पे सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सर्कल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि भाई जो सेंटर पे एंगल डिस्क्राइब हुआ है, मान के चलिए सेंटर पे एंगल डिस्क्राइब हुआ है 2 थीटा, तो इसी कोड के द्वारा कहीं और पे जो एंगल डिस्क्राइब होगा वो थीटा होगा, वो उसका हाफ होता है। तो यानी अगर 110 डिग्री यहाँ है तो एंगल पी मुझे पता है 55 डिग्री होगा। ये कितना डिग्री होगा भाई, 55 डिग्री होगा। उसके अलावा इन्होंने कहा एंगल ओपीआर 25 डिग्री है, यानी ठीक है भाई, इसको लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। ओपीआर जो है ये वाला, ये 25 डिग्री है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, अगर ये 25 है तो ये वाला कितना बचेगा भाई, 30 बचेगा। और एक बात ये भी समझनी है सरकम सेंटर से कि भाई ये रेडियस का काम करती है, ये रेडियस का काम करती है, 30 है तो ये वाला हिस्सा भी 30 होगा। ये रेडियस का काम करती है तो ये 25 है तो ये वाला हिस्सा भी कितना होगा भाई, 25 होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये रेडियस का काम करती है तो ये 110 है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, यानी 70 को दो भागों में बांटोगे तो ये 35 आ गया, इधर इधर भी 35 आ गया। तो अब आपका आंसर भी आ गया। एंगल पी आर क्यू पूछा था, पी आर क्यू यानी 35 प्लस 25, 35 और 25 जोड़ोगे तो कितना आ गया भाई 60। चीजों को समझने का प्रयास करें। सरकम सेंटर की अलग प्रॉपर्टी होती है एंगल की, एंगल बाइसेक्टर की अलग प्रॉपर्टी होती है। फिलहाल मैं एंगल बाइसेक्टर बता रहा था आपको उस टाइम, लेकिन ये सरकम सेंटर है। साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 एंड थीटा, देखो भाई ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया भाई, साइन थीटा 5/13 है, आपने जैसे ही देखा थीटा यहाँ पे लगा हुआ है, ये 5 आ गया, ये परपेंडिकुलर है भाई, ये हाइपोटेनस आ गया, तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए 5 12 13 का पेयर बनता है, तो भाई ये 12 हो गया। 5 12 13 बन गया। कोट थीटा टेन थीटा की वैल्यू पूछी है, बच्चा बच्चा जानता है, आप भी बता देंगे। कोट थीटा क्या होता है, b/p यानी 12/5 प्लस 5/12। सोल्व करेंगे, 60 आ गया, 44 144। 60 देखने के बाद भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा देना कि भाई ऊपर तो 144 बन गया प्लस 25 बन गया, भाई 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऊपर तो 13 ही बनना है, ऊपर तो जो बनेगा वो 13 ही बनेगा, 13 का ही स्क्वायर बनेगा। साफ साफ पता लग रहा है, 12 स्क्वायर प्लस तो 13 13 13 सब में ही दे दिया, भाभी मौज कर दी। 60 का रूट तो कोई भी बता देगा आपको, 60 क्या होता है, 15 चौके 60, 2 रूट 15, नीचे 2 रूट 15 आना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपने। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, चीजों को थोड़ा जल्दी करना भी सीखेंगे इसी के साथ साथ। बस यही हमारा वो उद्देश्य है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और कितनी स्पीडली आप करेंगे, उसके लिए हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। और मेंसुरेशन के लिए भी हम वीडियोज अब स्टार्ट करने वाले हैं,
थैंक्स टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।